वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे जेएसएससी झारखंड माध्यमिक आचार्य एग्जाम से रिलेटेड। तो देखो गाइज, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम जो हुआ है वो 2 से 3 शिफ्ट में हुआ है और अभी तक भी एग्जाम चल रहा है। मार्च 2 को भी एग्जाम है, जैसा कि आपको पता है 22 फेब को भी एग्जाम हुआ है। तो ऐसे केस में गाइज नॉर्मलाइजेशन जो होने का चांसेस बहुत ज्यादा है और नॉर्मलाइजेशन होने के बाद बहुत लोगों को जो है जिसका कम मार्क्स रहता है वो ज्यादा हो जाता है और ज्यादा वाले का कम भी हो जाता है। तो इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक होता है। देखो, मैं इस लॉजिक को थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा, कैसे ये कैलकुलेट कैसे होता है। तो सबसे पहले स्टेप 1 में देखो, यहाँ पे जो है सभी के मार्क्स का मीन निकाला जाता है। मोटा मोटी मैं फॉर्मूला में बता रहा हूँ कि यहाँ पे सभी के मार्क्स को मीन कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद जो है पूरे बैच का स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। पहला नंबर 1 जो है मीन का फॉर्मूला लगाया जाता है और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड में जेड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। जेड स्कोर के लिए जो फॉर्मूला है कैंडिडेट का मार्क्स माइनस बैच मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मैं इसको थोड़ा एलोबरेट करूं तो जेड स्कोर का जो फॉर्मूला है उसको जो है मार्क्स मार्क्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लिया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि पहले 3 स्टेप में ये काम किया जाता है, मार्क्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशंस। अब देखते हैं चौथे स्टेप में क्या है। 5Z कैलकुलेट किया गया है जिसके लिए कि एक लंबा चौड़ा फॉर्मूला है और ये जो है 5Z जो है यूज किया जाता है आपका नॉर्मलाइजेशन निकालने के लिए। अब यहाँ पे एक कंडीशन है कि स्कोर कम ज्यादा क्यों होता है, तो इसमें जेड की वैल्यू बहुत मैटर करता है। जेड की वैल्यू 0 हो सकता है, जेड की वैल्यू लेस देन 0 हो सकता है, जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकता है। अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तब तो ठीक है, जेड की वैल्यू 0 के बराबर है तो भी ठीक है, आप एज यूजुअल रहेंगे। लेकिन जेड की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब निगेटिव वैल्यू है, तो आपको प्रॉब्लम पड़ सकता है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेके समझाया है कि यहाँ पे जो है एक बैच, देखो यहाँ पे बैच 1 का मार्क्स है, ये जो है बैच 1 का मार्क्स है, ये जो है बैच 2 का मार्क्स है। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले बैच का मीन निकाला है, तो बैच का मीन जो आ रहा है, बैच 1 का मीन 132.8 आ रहा है, राइट। बैच का मीन कितना आ रहा है, 132.8। उसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया गया है फॉर्मूला से, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद 34.63 आ रहा है। अब गाइस आप ध्यान से देखो, यहाँ पे जेड स्कोर कैलकुलेट किया गया है। जेड स्कोर कैलकुलेट करने के बाद जेड स्कोर में कौन सा फॉर्मूला लगाया है, मीन माइनस मार्क्स। ये कैंडिडेट A1 की बात कर रहे हैं हम, कौन से कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो A1 कैंडिडेट है उसका हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स जो है कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। तो देखो A1 का मार्क्स 123 है, माइनस मीन 132.8 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 34.63, इसको कैलकुलेट किया तो इसका निगेटिव वैल्यू आया माइनस 0.28293। अब इसको जो है यहाँ पे देखो जेड लेस देन 0 है तो इसको एब्सोल्यूट वैल्यू मान लेंगे और 0.28293 कंसीडर किया जाएगा। अब इसको यूज करेंगे 5Z स्कोर के लिए। जो 5Z स्कोर का फॉर्मूला है वो बहुत लंबा है और यहाँ पे 5Z स्कोर जो है कैलकुलेट होके आता है 0.3886153। अब जो भी 5Z का स्कोर आया है यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो 5Z की जो वैल्यू आई है उसी को यहाँ पे देखो 5Z की जो वैल्यू आएगी उसी से जो है मार्क्स को मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर मान लो किसी का मार्क्स 200 है, अगर किसी का मार्क्स जो है 200 आया है, मान लो किसी का मार्क्स 200 आया है, तो ये इसका जो स्केल्ड स्कोर होगा, स्केल्ड स्कोर अगर फुल मार्क्स 200, मान लो 200 का एग्जाम हुआ है तो 200 से 5Z को मल्टीप्लाई किया जाएगा और
A1 का मार्क्स निकल के आएगा 77.72। देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये 200 फुल मार्क्स मतलब कि जितने का एग्जाम हुआ है आपका, ये जो मार्क्स है जितने का एग्जाम हुआ है, इसी मार्क्स से आपका जो है फाइजेड की वैल्यू से मल्टीप्लाई होके जो मार्क्स आएगा वही नॉर्मलाइज्ड वैल्यू होगा। तो 123 मार्क्स जिसके आए होंगे उसको मिलेगा 77.72 मार्क्स। अब मालूम चला होगा कि कैसे मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हम A3 का हम नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कैलकुलेट करेंगे। तो उसी तरह से हम देखो मार्क्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लगाया, तो उसका जो जेड स्कोर जो आ रहा है, यहाँ पे जेड स्कोर 1.533 आ रहा है, यहाँ पे निगेटिव आ रहा था। अब यहाँ पे देखो जेड स्कोर कितना आया 1.533। अब यहाँ पे फाइजेड कैलकुलेट किया। फाइजेड का फॉर्मूला आप देख लेना, ऊपर में दिया है। तो फाइजेड का फॉर्मूला से ये कैलकुलेट होकर आया 0.93। अब ये 0.9377 जो फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई होगा, तो फुल मार्क्स से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ रहा है 187.54। मतलब कि जिसका मार्क्स 186 था उसका मार्क्स 187 हो गया। तो ओवरऑल आइडिया अगर हम ये बताएं आपको कि यहाँ पे सबसे पहले जो है क्या क्या काम होता है, देखो सबसे पहले मीन कैलकुलेट होता है, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट होता है, उसके बाद जेड स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। जेड स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, मार्क्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहां से जेड स्कोर कैलकुलेट होके आता है। ये जेड स्कोर कैलकुलेट होने के बाद अब क्या करते हैं, हमारे पास जेड स्कोर आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, फाइजेड कैलकुलेट करते हैं। फाइजेड का लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसमें फाइजेड कैलकुलेट होके, ये फाइजेड बहुत मैटर करता है। फाइजेड जितना ज्यादा आएगा, अब फाइजेड को कौन इफेक्ट करता है, जेड का वैल्यू। अगर जेड का वैल्यू निगेटिव हुआ तो फाइजेड बहुत लेस होगा। फाइजेड जितना ज्यादा होगा उतने ही आपका नॉर्मलाइज मार्क्स बढ़ेगा। तो आपका मार्क्स जो है फाइजेड के ऊपर डिपेंड करेगा, और फाइजेड जो है जेड पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया होगा आपको। समझो अगर टोटल मार्क्स 300 का एग्जाम हुआ है, अगर आपका एग्जाम मान लो 300 मार्क्स का हुआ है और फाइजेड की वैल्यू 1 के बराबर आता है, तो ये जो है 300 ही रहेगा। लेकिन अगर फाइजेड की वैल्यू कम आ जाती है, मान लो 0.5 आ गया, तो ये 150 के बराबर हो जाएगा मार्क्स, सीधा माइनस होके 150 मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो गाइज इसमें आपको ध्यान रखना है। अब देखो ज्यादा जो हम जैसे टेंशन में हो जाते हैं कि हमारा 200 मार्क्स आया है, 200 में अब हमारा नॉर्मलाइज होके जो है 180 आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो रीजन बिहाइंड इट की फाइजेड जो है, फाइजेड और जेड वाइटल रोल प्ले करते हैं। अगर जेड की वैल्यू निगेटिव आ जाती है तो आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जेड सीधा सीधा फाइजेड को इफेक्ट करता है। तो गाइज आई होप कि आपको इस चीज को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो देखो एक और एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पे। बैच टू का जो है, बैच टू का जो है मीन दिया हुआ है। पूरे एक ग्रुप है जिसका बैच टू का एग्जाम हुआ है, उसका मीन दिया हुआ है 100 और उसके स्टैंडर्ड डेविएशन है 12.21। अब देखो एक कैंडिडेट है जो B4 है, उसके मार्क्स भी 100 है और मीन भी यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड किया है, राइट। तो जेड की जो वैल्यू आ रही है वो 0 के बराबर आ रही है। यहाँ पे देखो जेड की वैल्यू है वो 0 है। अब यहाँ से 5Z जब कैलकुलेट किया तो 0.5 है, और टोटल मार्क्स 200 का एग्जाम हुआ था और इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मार्क्स 100 ही रह गया। 100 वाले को 100 रह जा रहा है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब कि अगर आपकी जेड की वैल्यू, ध्यान देना, अगर आपकी जेड की वैल्यू 0 है तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जेड की वैल्यू, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो
जेड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो मार्क्स में ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर जेड की वैल्यू जीरो के बराबर है तो एज यूजुअल मार्क्स रहेगा। लेकिन यही जेड की वैल्यू लेस देन जीरो अगर आ जाता है आपका मार्क्स, अगर जेड की वैल्यू लेस देन जीरो हो जाता है तो आपका मार्क्स बहुत कम हो जाएगा। तो आप, आई होप कि मैंने इस एग्जांपल से अच्छे से समझाने की कोशिश किया है गाइज। तो आई होप आप अपना मार्क्स की एनालिसिस कर पाएंगे। और जहां तक जेएसएससी माध्यमिक आचार्य की बात है तो नॉर्मलाइजेशन का जो चांसेस है, JTMAC वॉट एवर कोड दे हैव गिवन, माध्यमिक आचार्य का जो नॉर्मलाइजेशन के चांसेस है वो 90% मुझे दिखता है। क्योंकि एग्जाम बहुत सारे फेज में हुआ है और यहाँ पे क्वेश्चन उठने का बहुत चांसेस है कि किसी बैच का क्वेश्चन पेपर टफ आया, किसी बैच का क्वेश्चन पेपर आसान आया। तो यहाँ पे इजी वर्सेस मॉडरेट, मॉडरेट वर्सेस टफ, हार्ड, हार्ड की लड़ाई को खत्म करने के लिए कोई कैंडिडेट ये ना बोले, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट लाया गया है। तो बाय डिफॉल्ट जो है नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट स्टूडेंट को नुकसान ही पहुंचाता है। जहां तक हमें लगता है अगर 2-4 मार्क्स इफेक्ट भी हो रहा है हार्ड क्वेश्चन पेपर की वजह से तो नॉर्मलाइजेशन इज नॉट अ गुड आइडिया। तो आई होप गाइज कि आप सभी अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस चीज को। इस तरह से कंसेप्ट को जानने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन में। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो मैं फिर से इस चीज को क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।